गुड मॉर्निंग बच्चों। हम मानव अधिवास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे और इसके आगे ग्रामीण अधिवासी के बारे में ही वर्ताकार प्रतिरूप किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थल या चौपाल के चारों ओर मकान बनने से निर्मित बस्ती का आकार वर्ताकार रूप बनाता है। देखिए, वर्ताकार प्रतिरूप में कोई झील, तालाब, कुएं, कोई किला, गढ़ी, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि और चौपाल, इनके चारों ओर मकान निर्मित हो जाते हैं, जिससे वर्ताकार प्रतिरूप बनता है। जैसे ये केंद्र है और इस केंद्र के चारों तरफ मानव बस्तियों का विकास हो जाता है। अगला है तीर प्रतिरूप। किसी अंतरीप के शीर्ष पर नदी के विसर्ग के सहारे या दोआब के बीच तीरनुमा अधिवास प्रतिरूप विकसित होता है, जैसे भारत में कन्याकुमारी। तीर प्रतिरूप अंतरीप हमारा भारत का दक्षिणी भाग है, जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है और जल से घिरे होने के कारण ये अधिवास का विकास होता है, बस्तियाँ विकसित हो जाती है, जिससे तीरनुमा प्रतिरूप बनता है। या दोआब दोआब होती है दो नदियों के बीच का स्थल। जैसे दो नदी हैं, वो आकर के किसी स्थान विशेष पे उनका संगम होता है और फिर एक नदी का रूप ले लेता है और उसके बीच में जो मानव बस्तियाँ विकसित होती है वो भी तीर प्रतिरूप कहलाता है। इसका अच्छा उदाहरण हमारे भारत का कन्याकुमारी। अगला है पंखा प्रतिरूप। जब किसी क्षेत्र में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं तो पंखानुमा प्रतिरूप बन जाता है। किसी केंद्र के पास में बस्तियाँ विकसित होती हैं, फिर बाद में बाहर की तरफ बस्तियों का विकास होता चला जाता है, जिससे पंखे का आकार ले लेता है। इसके आगे हैं अनियमित प्रतिरूप, जिनका कोई रूप नहीं होता, मन मर्जी बिगैर किसी योजना के मानव बस्तियों का विकास होता है, जिससे उनकी आकृति विहीन प्रतिरूप बन जाते हैं। जब मानव अपनी सुविधा के अनुसार बिना किसी योजना के मकानों का निर्माण करता है तो आकार रहित प्रतिरूप विकसित होता है। पहले योजना नहीं बनाई जाती और मन मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार मकान बनते चले जाते हैं, जिससे अनियमित प्रतिरूप बनते हैं। अगला है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। सोपानाकार प्रतिरूप, एक के ऊपर एक प्रतिरूप बनते चले जाते हैं। मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप, टी आकार, अंग्रेजी टी अक्षर है उसके समान प्रतिरूप बन जाते हैं। वाई आकार के प्रतिरूप आदि। ये हमने पढ़ा है ग्रामीण आदिवासी के प्रतिरूप के बारे में। भाई वेरी मोस्ट है प्रतिरूप, हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इनमें से। और आगे हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं। आप सब जानते हैं हमारे भारत की 70% आबादी है वो गाँव में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों की जो व्यक्ति निवास करते हैं उनके सामने जो समस्या होती है वो उन समस्याओं से अवगत होते हैं। जैसे पहली समस्या है आवागमन के साधनों का अभाव। ग्रामीण अधिवासों में आवागमन के सार्वजनिक साधनों का अभाव होता है और निजी आवागमन के साधन अधिक होते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों के पास निजी आवागमन के साधन नहीं पाए जाते, उनके सामने ये विकराल रूप लिए हुए खड़ी रहती है। दूसरा, पेयजल का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया जाता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अचानक कोई बीमार हो जाता है तो एक तो स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव पाया जाता है और दूसरा आवागमन के साधनों की कमी होती है। इसलिए समय पे आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं होते और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए अकारण कभी कभार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। विद्युत आपूर्ति का अभाव। लगातार विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाती है। पांचवा है रोजगार के अवसर नहीं होना।
ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी देखने को मिलती है, क्योंकि मौसम के अनुसार कृषि में रोजगार उपलब्ध होता है और अधिकांशतः बेरोजगार रहते हैं। सूचना तकनीक और दूरभाष सुविधाओं का अभाव। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सूचना तकनीकी दूरभाष की सुविधाएं बढ़ रही है, पर फिर भी जितनी सुविधाएं होनी चाहिए उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं ही उपलब्ध होती हैं और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र से दूर नगरीय क्षेत्र में शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाना पड़ता है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण और आवागमन के साधनों का अभाव होने के कारण अकारणीय बालक बालिकाओं को शिक्षा छोड़नी पड़ती है, उनको वंचित रहना पड़ता है। ये थी ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं। ग्रामीण आदिवासियों के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसके आगे इसके विपरीत हम पढ़ेंगे, वो है नगरीय आदिवास। नगरीय आदिवासियों की अर्थव्यवस्था निर्माण उद्योगों में निर्भर रहती है। अर्थव्यवस्था परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, न्याय और अन्य सेवाओं पर निर्भर करती है। नगरीय अर्थव्यवस्था इन सभी सुविधाओं के द्वारा निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नगरीय आदिवासियों की अर्थव्यवस्था गैर प्राथमिक क्रियाएं जैसे द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ व पंचम व्यवसाय पे निर्भर करती है। गैर प्राथमिक क्रियाएं नगरीय आदिवासियों में की जाती हैं। और नगरीय आदिवासियों की विशेषताएं। पहली विशेषता है उच्च जनसंख्या घनत्व है। नगरीय आदिवासियों में जनसंख्या का घनत्व उच्च देखने को मिलता है। अधिक जनसंख्या घनत्व होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक लोग निवास करते हैं। त्वरित गतिशीलता, तेजी से परिवर्तन होता है नगरीय आदिवासियों में। तीसरी है पक्की सड़कें और पक्के मकान। पक्की सड़कें पाई जाती है और पक्के मकान देखने को मिलते हैं। रोजगार की उपलब्धता, क्योंकि नगरीय आदिवास और औद्योगिक क्रियाओं पर निर्भर रहता है, इसलिए यहाँ पर उद्योग कल कारखानों में लोगों को रोजगार मिलता है और सरकारी सेवाओं में भी रोजगार उपलब्ध होता है। यातायात के व्यक्तिगत और सार्वजनिक साधन पाए जाते हैं। नगरीय आदिवासियों में व्यक्तिगत आवागमन के साधन भी अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि सार्वजनिक साधन भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा सुविधाएं। उच्च शिक्षण संस्थाएं होती है नगरीय आदिवासियों में और बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कराने के लिए भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अगला 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होना। नगरीय आदिवासियों में कुल जनसंख्या का 50% से अधिक गैर प्राथमिक क्रियाएं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यवसाय में संलग्न होते हैं। जटिल श्रम विभाजन। जटिल श्रम विभाजन का तात्पर्य है कि हर कोई व्यक्ति नगरीय आदिवासियों में निवास करता है, वो रोज एक ही प्रकार का कार्य करता है, इसलिए उसमें दक्षता आ जाती है। और अगला है सामाजिक प्रगाढ़ता में कमी। सामाजिक प्रगाढ़ता में कमी नगरीय आदिवासियों में देखने को मिलती है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क नहीं रखता है, आडंबरिक जीवन व्यतीत करता है नगरीय आदिवासियों में, इसलिए वहाँ पे सामाजिक प्रगाढ़ता कम पाई जाती है नगरीय आदिवासियों के बजाय। और लास्ट है तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर। नगरीय आदिवासियों में सामाजिक और आर्थिक अंतर बहुत अधिक देखने को मिलता है। एक व्यक्ति विशेष के पास में 2 वक्त की रोटी उपलब्ध नहीं होती और सिर पर छत नहीं होती है, जबकि अन्य व्यक्ति के पास में विशालकाय भवन होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ होती है। इसलिए सामाजिक और आर्थिक अंतर भी नगरीय आदिवासियों में देखने को मिलता है। ये नगरीय आदिवासियों की विशेषताएं पढ़ी। और इसके बाद में नगरीय आदिवासियों का वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के सामान्य आधार
किन किन आधारों पर किया गया है? जैसे जनसंख्या का आकार, पहला है जनसंख्या आकार, दूसरा है मानव व्यवसाय, तीसरा प्रशासनिक ढांचा और चौथा है आवश्यक दशाएं। यह नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण था। और नगरीय अधिवासों के प्रकार, जिसमें पहला है नगर। 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास को नगर कहते हैं। 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या जहाँ पे पाई जाती है उसे नगर कहा जाता है, महानगर। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवास महानगर कहलाते हैं। इन्हें मेट्रो सिटी भी कहते हैं। अगला है सैन्य नगर। 1915 में पैट्रिक गिडिज ने इस शब्द का प्रयोग किया था। नगरों और शहरों के आवास से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं। सैन्य नगर शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? पैट्रिक गिडिज ने। कब? 1915 में। और व्रत नगर, अंग्रेजी में इसे मेगालोपोलिस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। व्रत नगर शब्दावली का प्रयोग 1857 में जीन गोटमैन ने किया था। व्रत नगर शब्दावली का प्रयोग कब और किसने किया? 1857 में जीन गोटमैन ने। व्रत नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। इन नगरों को विश्व नगरी भी कहते हैं। और इनके उदाहरण हैं जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को। और हमारे भारत में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई आदि में व्रत नगर देखने को मिलते हैं। और नगरीय अधिवासों की समस्याएं। अब नगरीय अधिवासों में कौन कौन सी समस्याएं दिखाई देती है? जिसमें पहला है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक जनसंख्या घनत्व दिखाई देता है नगरों में। और जनसंख्या, नगरों का आकार बढ़ता जा रहा है क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है त्वरित गति से। ग्रामीण क्षेत्रों में नगर की ओर लोग पलायन कर रहे हैं इस कारण से। दूसरा है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। नगरीय बस्तियों में गंदगी, कूड़ा कचरा, करकट आदि बहुतायत मात्रा में दिखाई देता है। तीसरा पर्यावरण प्रदूषण। और जनसंख्या अधिक होने के कारण जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगला है उपभोक्ता वस्तु का उच्च मूल्य। रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं का उच्च मूल्य दिखाई देता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर इनकी सप्लाई की जाती है। और अगला है खाद्य पदार्थों में मिलावट। यह एक भयंकर समस्या है कि नगरों में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है, जिससे मानव के शरीर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। नाना प्रकार के रासायनिक पदार्थ खाद्यान्न पदार्थों में मिला दिया जाता है, जिससे घातक बीमारियां होने की संभावना बनी हुई रहती है। अपराधों का बढ़ता स्तर। नगरीय अधिवासों में ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए, और उनको रोजगार नहीं मिल पाता है और इसलिए उनको विवश होकर के गैर सामाजिक क्रियाएं करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे अपराधों का स्तर बढ़ता चला जाता है। अगला तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। नगरीय अधिवासों में सामाजिक आर्थिक विषमता देखने को मिलती है, अंतर दिखाई देता है और अपनत्व की भावना नहीं पाई जाती, सामाजिक असहयोग दिखाई देता है। और लास्ट में है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा की कमी। नगरीय अधिवासों में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, पर फिर भी जनसंख्या अधिक होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं अधिक होते हुए भी सभी व्यक्ति विशेष को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है और विवश होकर के निजी चिकित्सा सेवाओं में सेवाएं लेते हैं, जिस कारण से उनको काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। ये हमने पढ़ा है मानव बस्तियों के बारे में, जिसमें ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। और इस प्रकार से हमारा मानव अधिवास वेरी मोस्ट लेसन है जो कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।